हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार स्पेशल की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम लोग बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी के लिए मैं एक अनाउंसमेंट दे दूं कि कुछ ही दिनों के अंतर्गत हम लोग एक करेंट अफेयर्स की सीरीज़ लाने वाले हैं, जिस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग लगभग जितने भी करेंट अफेयर्स हैं जुलाई से लेकर अगस्त के मिड से लेकर और पूरा जनवरी तक का, इसको हम लोग करेंगे। और ये सेशन मैं खुद ही लूँगा, ठीक है। और आप सभी के समक्ष में उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ और उसके फैक्चुअल पॉइंट्स के साथ भी उसको डिस्कस करूँगा। और एक थीम बेस्ड करेंगे, जैसे नेशनल को पूरा नेशनल जुलाई से लेकर जनवरी तक, फिर इंटरनेशनल जुलाई से लेकर, फिर करंट आपको साइंस एंड टेक, ऐसे करते जाएंगे। उससे पहले हम लोग जो बिहार स्पेशल की सीरीज़ है इसको कंप्लीट करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो बिहार की नदियाँ, आप सभी को पता होगा कि बिहार के मध्य से बिल्कुल बीचों बीच आप देखेंगे कि एक नदी बहती है, जिस नदी को हम लोग गंगा नदी कहते हैं। और गंगा नदी के उत्तर में जितनी भी नदियाँ हैं उसे हम लोग उत्तर बिहार की नदियाँ कहते हैं, और उसके दक्षिण में जितनी भी नदियाँ हैं इसे हम लोग दक्षिण बिहार की नदियाँ कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीक्वेंस देखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस है सो देखोगे, गंगा नदी के बाद जो सबसे पहला सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा घाघरा नदी का, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक दूसरी नदी है, जिस नदी को हम लोग कौन सी नदी कहते हैं, गंडक नदी कहते हैं। एक एक करके मैं जूम आउट करूँगा और सबके फैक्ट्स को भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो एक नदी है उसको हम लोग बूढ़ी गंडक नदी, और उसके बाद एक जो नदी है उसको हम लोग बागमती नदी कहते हैं। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कमला नदी, और कमला नदी जो है उसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, जिस नदी को हम लोग कोसी नदी कहते हैं। और सबसे लास्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक नदी है जिस नदी को कहा जाता है महानंदा नदी। तो सीक्वेंस याद करें कि कौन कौन सी नदी है उत्तर बिहार की नदियों के अंतर्गत, कौन कौन सी नदियाँ हैं उत्तर बिहार की नदियों के अंतर्गत सीक्वेंस क्या क्या है। उत्तर बिहार की नदियाँ, तो इनका सीक्वेंस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, घाघरा नदी। सीक्वेंस भाई कई बार क्वेश्चंस में सीक्वेंस लगाने के लिए बोलता है कि ईस्ट टू वेस्ट लगाएं, वेस्ट टू ईस्ट लगाएं। तो सबसे पहली जो नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी के बाद जो दूसरी नदी है उसको हम लोग बोलते हैं गंडक नदी, और गंडक के बाद जो तीसरी नदी है उसको हम लोग कहते हैं बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है, बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक नदी के बाद जो नेक्स्ट नदी है इसको हम लोग कहते हैं बागमती नदी, बागमती नदी। और बागमती नदी के बाद जो नेक्स्ट नदी है उसको हम लोग बोलते हैं कमला नदी। कमला के साथ एक सहायक नदी है जिसको हम लोग बलान भी कहते हैं, और इसलिए कंबाइनली इन नदियों को कमला बलान नदी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखें तो कोसी नदी, और कोसी नदी के बाद हम लोग देखें तो सबसे लास्ट में एक नदी है जिसे हम लोग महानंदा नदी कहते हैं। तो सीक्वेंस याद करेंगे, सबसे पहला कौन सा हो गया घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपने देख लिया। अब एक एक करके नदियों को जूम आउट करेंगे और इनके स्पेशल फीचर्स जो है उसको देखना हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहली नदी जो है, इस नदी का नाम है घाघरा नदी। तो पहला फैक्ट शुरू करते हैं हम लोग किसके साथ, घाघरा नदी के साथ। तो घाघरा नदी को अगर हम देखें तो एक नदी तंत्र के अंतर्गत क्या क्या फैक्ट्स हमें पढ़ना चाहिए, उनका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ कहाँ से वो फ्लो करता है और कहाँ पे जाकर मिलता है। तो इन सभी फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली जो नदी है इस नदी का नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी, या इसी घाघरा नदी को हम लोग कई बार घाघरा नदी को ही हम लोग कर्णाली नदी भी कहते हैं। और ये जो घाघरा नदी है इसका उद्गम अगर हम लोग देखें, घाघरा नदी का उद्गम अगर हम लोग देखें तो उद्गम आप देखेंगे कि मापचा चुंगो से होता है, मापचा चुंगो से, ठीक है। उद्गम अगर हम लोग देखें तो कहाँ से हो रहा है, मापचा चुंगो से हो रहा है, ठीक है। और ये तिब्बत मानसरोवर के दक्षिण में गुड़ला मंदाता एक जगह है, तिब्बत मानसरोवर के दक्षिण में तिब्बत मानसरोवर के दक्षिण में गुड़ला मंदाता से, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, ये मापचा चुंगो हमेशा याद रखना है, गुड़ला मंदाता से इसका ओरिजिन होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका ये उद्गम हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यह जो नदी है, ये नदी आप लोग इसको फैक्ट्स, इसको अगर मैप में देखें तो ये घाघरा नदी इधर से निकला और फिर ये यूपी जाता है, और यूपी जाने के बाद ये दो भागों में बट जाता है।
और उसके बाद ये बिहार और यूपी की सीमा बनाता हुआ, ध्यान से समझेंगे, किसकी किसकी सीमा बना रहा है ये, बिहार और यूपी की सीमा बना रहा है। बिहार और यूपी की सीमा बनाता हुआ, बिहार और यूपी की सीमा बनाता हुआ ये आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़कर छपरा में रामपुर कोटवा पट्टी रिवेलगंज में जाकर ये क्या होता है, गंगा नदी से मिल जाता है। तो 4 बातें याद रखेंगे। सबसे पहला तो उद्गम कहाँ से हुआ, तो मापसा चुंगो से, और छपरा के पश्चिम में ये रिविलगंज में, ये मुहाना इसका कहाँ पे हो गया, इसका उद्गम आपने देखा कि उत्तर बिहार की नदियाँ हैं ये, इसका आपने उद्गम देखा कि यहाँ से हो रहा है। इसका मुहाना देखेंगे तो मुहाना कहाँ पे हो गया, गंगा नदी में, मिलता किससे है ये, गंगा नदी से, और कहाँ पे, तो छपरा में, ठीक है। और रामपुर कोटवा पट्टी रिविलगंज बोलते हैं, रिविलगंज, वहाँ पर जाकर मिलता है। और बिहार यूपी के मध्य लगभग ये 83 किलोमीटर्स, ध्यान से सुनेंगे, बिहार और यूपी के मध्य ये सीमा बनाता है। बिहार, यूपी और बिहार की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, और प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है कितने किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, तो 83 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसको ऊपरी भागों में इसको कौन से नाम से जाना जाता है, इसके ऊपरी भाग में इसको कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका जब एक भाग आगे बढ़कर अयोध्या के पास से बहता है, तो वहाँ पे इसे हम लोग सरयू नदी कहते हैं, ठीक है। तो 4-5 फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। उद्गम कहाँ से हो गया, याद करो सब लोग, कहाँ से उद्गम हो गया, मापसा चुंगो से। मुहाना कहाँ पे हो गया, गंगा नदी में, छपरा के पास मिलता है, बिहार और यूपी की सीमा को बनाता है 83 किलोमीटर की। शुरुआत में इसको कर्णाली नदी कहते हैं, और ये अयोध्या में के पास जब ये इसकी एक धारा बहती है जिसको हम लोग कौन सी नदी कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नदी के पास आते हैं। तो पहला नदी कंप्लीट हो गया। सेकेंड नदी के पास आते हैं, जिस नदी को हम लोग कौन सी नदी कहते हैं, गंडक नदी कहते हैं। तो अगेन गंडक नदी को पहले देख लो कि ये कैसे बह रहा है, इसका लोकेशन देख लो, कहाँ कहाँ से बह रहा है। तो पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, और फिर छपरा में जाकर ये मिल जाता है गंगा नदी से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका पूरा। तो उद्गम इसका कहाँ से हो गया, ये पूरा आपने देख लिया, इसका डायरेक्शन देख लिया। तो सबसे पहले उद्गम देखते हैं। तो ये जो गंडक नदी है, इस गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। पहले तो ये समझे कि इस नदी को कौन सी नदी कहते हैं, नारायणी नदी, या इसी को सालीग्रामी नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नारायणी नदी या सालीग्रामी नदी क्यों कहते हैं। तो नारायणी नदी और सालीग्रामी नदी कहने के कारण क्या है कि इस नदी में एक पत्थर पाया जाता है, क्वार्टजाइट, और इसके अंदर एक पीले रंग की पट्टी होती है, पीले और उजले रंग की पट्टी होती है, जिसे सालीग्राम कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे यहाँ पूजा वगैरह होता है तो उसमें सालीग्राम के पत्थर को भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है, विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाने के कारण सालीग्राम का जो पत्थर है, इसके पाए जाने के कारण इस नदी को कौन सी नदी कहते हैं हम लोग, नारायणी नदी कहते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि अयोध्या के अंदर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें भी इसी पत्थर का प्रयोग किया गया, सालीग्राम के पत्थर का प्रयोग किया गया है भगवान की मूर्ति का निर्माण करने के लिए। तो ऐसी नदी को हम लोग, इस नदी का क्या नाम है, गंडक नदी है। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो नदी है इसका उद्गम अब देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो पहले समझो कि इसे सप्तगंडकी भी कहा जाता है। तो सप्तगंडकी क्यों, सप्तगंडकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गंडक नदी के ही 7 विभिन्न धाराओं के मिलने से बनता है। अर्थात गंडक नदी पहले किसी अलग धारा में बह रही थी, किसी अलग डायरेक्शन से फ्लो कर रहा था। तो गंडक नदी के ही 7 विभिन्न धाराओं के
विभिन्न धाराओं के मिलने से बनता है, जिसे हम लोग सप्तगंडकी कहते हैं। 7 विभिन्न धाराओं के मिलने से बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्तगंडकी कहते हैं। उद्गम अगर हम लोग देखेंगे तो जो सबसे प्रमुख धारा है उस धारा का नाम है, इन 7 धाराओं में काली गंडक और त्रिशूल गंगा, जो सबसे प्रमुख धारा है उसका नाम है काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक है, आप लोग फिर से यहाँ देखें, ऐसे चल रहा है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली बहते हुए ये जाकर फिर से सारण में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम होता है वो मैंने बताया कि 2 धाराओं के मिलने से बनता है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। और जो श्रेणी है जहाँ से इसका उद्गम होता है उस श्रेणी का नाम है अन्नपूर्णा श्रेणी। श्रेणी का नाम है अन्नपूर्णा श्रेणी। याद रहेगा सभी को, जो उद्गम होता है वो कौन सी श्रेणी से होता है, अन्नपूर्णा से होता है, अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है। और जो स्थान है उसको बोलते हैं मानंग मोट और कुतांग। कुतांग, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे तो इसका जो मुहाना है, मुहाना, वो मुहाना आप देखेंगे सोनपुर, जो कि छपरा में पड़ता है, सारण में, सोनपुर सारण में। यहाँ पर एक जगह है पहलेजा, पहलेजा, वहाँ जाकर ये गंगा नदी से मिल जाता है। वहाँ पर जाकर किससे मिल जाता है, गंगा नदी से मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस नदी को गंडक नदी कहते हैं। इसकी अगर कुल लंबाई देखें, गंडक नदी की अगर कुल लंबाई देखें, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई और बिहार में लंबाई, ये 2 अलग अलग फैक्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो जो इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो ये कुल लंबाई इसकी 425 किलोमीटर है। तो सारा का सारा बहाव तो बिहार में होगा नहीं, तो कुछ जो लंबाई है वो बिहार में है, और बिहार में जो लंबाई है वो है 260 किलोमीटर्स। तो कुल लंबाई 425 किलोमीटर है, और जो बिहार में लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 220 किलोमीटर। इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे रोहुआ, मन्नौर, भवसा, धनई, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सहायक नदियों को अगर देख लें तो रोहुआ, भवसा, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी नदी है ये हो गया आपकी दूसरी नदी, जिस नदी को हम लोग कौन सी नदी कहते हैं, गंडक नदी। तो सबका मैप देखते रहना आप लोग। सबसे पहले ये कौन सा नदी था, घाघरा नदी, और घाघरा नदी में यहाँ पर 2 सहायक नदियाँ थी, राप्ती और छोटी गंडक। उसके दूसरी जो नदी थी उस नदी का क्या नाम है, गंडक नदी। और आपने देखा कि गंडक नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ और मुहाना कहाँ पे आया। इसके बाद नेक्स्ट जो नदी है, इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक नदी। नदी का क्या नाम है, बोलो, बूढ़ी गंडक नदी। और बूढ़ी गंडक नदी एकमात्र ये नदी है जिसका संपूर्ण बहाव जो है वो कहाँ पे है, बिहार में है। जो भी इस साइड से, उत्तर साइड से मिलने वाली नदियाँ, इसमें से सभी नदियाँ नेपाल से निकलती है, लेकिन ये जो बूढ़ी गंडक नदी है ये यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, सोमेश्वर श्रेणी। और इसका जो प्रवाह है वो प्रवाह चौपड़वा चौड़ से अस्पष्ट होता है। उससे पहले इसका प्रवाह स्पष्ट नहीं होता है, पर्वतीय भागों में बहता जाता है इधर उधर। तो कई जगह पे आप देखेंगे कि उसके जगह पे चौपड़वा चौड़ भी लिखा रहता है, तो आप दोनों ही सही है। फिर वहाँ से देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, फिर समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर में जाकर, ये जो है मुंगेर और खगड़िया के पास में जाकर ये क्या होती है, किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि उद्गम कौन सी नदी है, बूढ़ी गंडक। तो इसका जो उद्गम है ये उद्गम कहाँ से हुआ, इसका उद्गम हुआ सोमेश्वर श्रेणी से। उद्गम याद करेंगे कहाँ से हुआ, सोमेश्वर श्रेणी से। और जो मुहाना है, उद्गम कहाँ से हो गया, सोमेश्वर श्रेणी। और मुहाना जो है वो कहाँ पे है, गंगा नदी के पास है, गंगा नदी में। ठीक है, मुंगेर में। याद रहेगा सभी को। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई ये जो है 320 किलोमीटर्स है। और इसका संपूर्ण प्रवाह जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसका जो संपूर्ण प्रवाह है
वो संपूर्ण प्रवाह कहाँ पे है? बिहार में। संपूर्ण प्रवाह बिहार में ही है। इसका संपूर्ण प्रवाह कहाँ पे है? बिहार में है। मैंने बताया कि कुछ नदियाँ जो है नेपाल से निकलती है और इसका जो संपूर्ण नदी है, इसका संपूर्ण बहाव जो है वो कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है। और आपने देखा कि इसके अंदर इसकी भी कई सारी सहायक नदियाँ जैसे मसान है, बलौर है, पंडई है, तो इसकी भी कई सारी सहायक नदियाँ है ना। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है, इस नदी को हम लोग कौन सी नदी कहते हैं? कमला और कोसी नदी कहते हैं। याद रहेगा, एक तो कमला नदी है और कमला नदी के बाद कोसी नदी। अच्छा, उससे पहले आप एक नदी हमारा छूट गया है, जिस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बागमती नदी। तो नेक्स्ट हम लोग एक और नदी के बारे में पढ़ेंगे, जिस नदी का क्या नाम है? बागमती नदी। तो ध्यान से सभी लोग बागमती नदी देखेंगे। बागमती नदी, पहले तो इसका बहाव क्षेत्र देख लो आप लोग, तो देख रहे होगे कि नेपाल में निकल रहा होगा और ये सीतामढ़ी से इंटर किया, शिवहर, और फिर शिवहर के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मुजफ्फरपुर, और फिर दरभंगा, और फिर समस्तीपुर होते हुए यहाँ पर समस्तीपुर में जाकर किससे मिल जा रहा है? बूढ़ी गंडक से मिल जा रहा है। ठीक है। तो इसका संपूर्ण प्रवाह देखोगे, सीतामढ़ी से चला, शिवहर, शिवहर के बाद फिर क्या हो गया? यहाँ पर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, और फिर ये समस्तीपुर। इस प्रकार से इसका संपूर्ण बहाव होता है। तो अगर हम लोग देखें तो बागमती नदी का जो उद्गम होता है, ये उद्गम देखते हैं सबसे पहला कि उद्गम कहाँ से है। बागमती नदी देखा आपने, तो इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम जो है ये होता कहाँ से, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका उद्गम नेपाल में महाभारत श्रेणी से, नेपाल में महाभारत श्रेणी से। ठीक है। और इस पहाड़ियों को शिवपुरी पहाड़ियाँ कहते हैं। शिवपुरी पहाड़ियाँ, शिवपुरी पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है। पहाड़ियों को क्या कहते हैं? शिवपुरी पहाड़ियाँ। ठीक है। और मुहाना जो है वो कहाँ पे हो गया? समस्तीपुर, रोसड़ा के पास। समस्तीपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, समस्तीपुर में कहाँ पे हो गया? रोसड़ा के पास। इसका क्या हो गया? मुहाना हो गया। ये जो उद्गम करता है, ये जो बिहार में प्रवेश करता है, बिहार में प्रवेश, वो आपने देखा बिहार में प्रवेश कहाँ से करता है? तो सीतामढ़ी से करता है, सीतामढ़ी से करता है। बिहार में प्रवेश कहाँ से करता है? ये सीतामढ़ी से करता है। ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में था। इसकी कुल लंबाई अगर हम लोग देखें, कुल लंबाई अगर हम लोग देखें तो इसका कुल जो लंबाई है इट इज़ 586 किलोमीटर, 586 किलोमीटर्स। और बिहार में अगर इसकी लंबाई देखें, बिहार में, तो बिहार में जो इसकी लंबाई है यह है आपको 394 किलोमीटर्स, 394 किलोमीटर्स। ठीक है। तो ऐसे करके हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स को ऐड करना है। मैंने पहले बेसिक क्लास में आपको बताया था कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ? फैक्ट ऐड करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ों को ऐड करना है। इसके बाद जो नदी है, इस नदी का क्या नाम है? कमला नदी और कोसी नदी। तो यहाँ पर दोनों नदियों को एक बार देख लेंगे, कमला नदी और दूसरी कोसी नदी। आप देख रहे होंगे कि ये मधुबनी से इंटर कर रहा है, और मधुबनी से इंटर करने के बाद ये दरभंगा इंटर जा रहा है, और दरभंगा में जाने के बाद ही ये कहाँ पे आपको जो कोसी नदी है उस कोसी नदी से मिल जा रहा है। नदी का क्या नाम है? कमला नदी। नदी का क्या नाम है? कमला नदी। इंटर कहाँ से किया? मधुबनी से। कमला और दरभंगा जाते हुए ये कहाँ पर मिल जाता है? कोसी नदी से मिल जाता है। तो एक एक करके इसके भी फैक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले कमला नदी, कमला नदी, ठीक है। सबसे पहले कमला नदी, तो सबसे पहला जो फैक्ट चाहिए वो क्या चाहिए? उद्गम, कि इसका जो उद्गम है वो उद्गम कहाँ से होता है कमला नदी का? तो इसका उद्गम होता है महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल के अंदर है। महाभारत श्रेणी नेपाल से, महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बोलो भाई लोग, उद्गम कहाँ से होता है? महाभारत श्रेणी से। और ये जो नदी है पहले पूर्व के समय में ये नदी, पूर्व के समय में ये नदी कहाँ मिलती थी? पूर्व के समय में ये नदी आप देखेंगे कि ये बागमती से मिलती थी। पूर्व के समय, पहले के समय बागमती से मिलती थी। लेकिन आपको पता होगा कि उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे अवसाद वगैरह आते रहते हैं, और ये अपना बाढ़ वगैरह आते रहते हैं, और अपना डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो पहले ये बागमती से मिलती थी, लेकिन वर्तमान में अब ये बागमती से नहीं मिलकर
ये जो नदी है, ये नदी किससे मिलती है? ये जो कमला नदी है ये कोसी वर्तमान में कोसी की एक धारा से, कोसी की एक धारा से मिल जाती है। कोसी की एक धारा से मिल जाती है, वर्तमान में कोसी की एक धारा से मिल जाती है। ठीक है, कोसी की एक धारा से मिल जाती है, जिसको हम लोग कौन सी नदी कहते हैं? बागमती नदी, कमला नदी कहते हैं। दूसरी जो नदी है, इस नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी या इसी को हम लोग कौशिकी नदी भी कहते हैं। पहले के समय में इसे कौन सी नदी कहा जाता था? कौशिकी नदी। और ये जो कोसी नदी है ये एक नदी नहीं है, ये एक धारा नहीं है, इसे हम लोग सप्त कौशिकी भी कहते हैं। सप्त कौशिकी कहते हैं क्योंकि यह 7 विभिन्न धाराओं का समूह है। सप्त कौशिकी कहते हैं, सन कोसी, अमूर कोसी, अरुण कोसी। और जो सबसे प्रमुख धारा है, सबसे प्रमुख धारा, उस धारा का नाम है अरुण। सबसे प्रमुख धारा का नाम है अरुण। सबसे प्रमुख धारा का नाम क्या है? अरुण। ठीक है, याद रहेगा आपको, सबसे प्रमुख धारा का नाम अरुण है। और चूंकि यह अपने साथ कई सारा अवसाद लाती है, इसलिए ये बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। और बाढ़ का कारण बनने के कारण इसे बाढ़ का कारण बनती है, और बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। यद्यपि कि अब कई परियोजनाओं के द्वारा इसके बाढ़ पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये सुपौल से जगह का नाम है हनुमान नगर। और ये जो था कमला नदी, ये कहाँ से? जयनगर से। और ये हनुमान नगर से बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से? हनुमान नगर से बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद हनुमान नगर से बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में प्रवेश करने के बाद ये नदी जो है वो जाकर किससे मिल जाती है? तो ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। और कहाँ पे? कटिहार में। गंगा नदी से मिल जाती है कटिहार में। कहाँ पे? कुर्सेला। कटिहार में कुर्सेला के पास ये किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। इसका जो कुल लेंथ है, कौशिकी नदी का जो कुल लेंथ है, कौशिकी नदी का जो कुल लंबाई है, ये है आपको 720 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई वो कितने किलोमीटर है? 720 किलोमीटर। और बिहार में जो इसकी लंबाई है, इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। और बिहार में जो इसकी लंबाई है वो 260 किलोमीटर है। 260 किलोमीटर। एक फैक्ट छूट गया है कि इसका जो उद्गम होता है, ये होता है गोसाईनाथ धाम से। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है बोलो? गोसाईनाथ धाम से, जो कि किसका भाग है? कहाँ पे अवस्थित है? नेपाल में। तो वहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो इसको हमने कोसी नदी के बारे में देखा। इसके बाद सबसे जो पूर्वी नदी है उत्तर बिहार की, इसको हम लोग कौन सी नदी कहते हैं? महानंदा। और यहाँ देख रहे होंगे कि ये कई नदी है, कई सारी इसकी सहायक नदी है। ये जो महानंदा नदी है, आप देखोगे किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, और कटिहार में ही इसका एक भाग जाकर मिलता है गंगा नदी से। उस स्थान का नाम होता है मणिहारी। और दूसरा भाग जो है वो यहाँ से ऐसे बहकर आगे जाता है और जाकर बांग्लादेश के पास, कई बुक्स में आपको बंगाल लिखा होगा, लेकिन वो बांग्लादेश के पास गोदावरी घाट में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये जो नदी है महानंदा नदी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि महानंदा नदी का क्या क्या फैक्ट है। तो सबसे पहले तो इसका उद्गम अगर हम लोग देखें, तो इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग हिमालय, महालदीराम पहाड़ियों से। दार्जिलिंग हिमालय में कहाँ से? महालदीराम पहाड़ियों से। ठीक है, और जो इसको देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई जो है, 376 किलोमीटर है। और मुहाना जो अगर हम लोग देखेंगे बिहार में, तो कटिहार के
मनिहारी में गंगा नदी से, मनिहारी में गंगा नदी से मिल जाती है। सबसे पूर्वी नदी है, मिल जाती है, सबसे पूर्वी नदी है। सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, तो ये था आपको किसके बारे में, उत्तर बिहार की नदियों के बारे में। आई होप आपको चीज़ें धीरे धीरे याद हो रही होंगी। इसके बाद हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों को देखेंगे एक एक करके और समझने का प्रयास करेंगे कि ये कौन कौन सी नदियाँ हैं, कैसे इनका प्रवाह होता है। देखो, उत्तर बिहार की नदियाँ जो हैं ये हिमालय से इनका उद्गम होता है। जितनी भी नदियाँ हैं इसके बारे में अगर हम लोग बेसिक्स देखें तो इनका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, हिमालय से होता है। इसीलिए ये ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो कैसी नदियाँ हैं, सदा नीरा नदियाँ हैं, मतलब इनमें हमेशा जल रहता है। लेकिन वहीं दक्षिण बिहार की नदियों को देखें तो इनका उद्गम पठारी भाग से होता है और पठारी भाग से होने के कारण इनके पास उतना मात्रा में जल नहीं होता और ये बरसाती नदियों के कैटेगरी में ज़्यादातर आती हैं। तो सबसे पहले जो नदी है उसका सीक्वेंस देखते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हो गया कर्मनाशा, कर्मनाशा हो गया। आपको शुरुआत के मैप में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ, कर्मनाशा हो गया। और कर्मनाशा के बाद आप देखेंगे कि जस्ट बाद में जो है वो है आपको सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का देख रहे होंगे आप लोग पुनपुन, पुनपुन क्या देख रहे होंगे, फल्गु। ठीक है, सोन, पुनपुन, फल्गु। उसके बाद देखेंगे क्यूल, क्यूल। और क्यूल के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्यूल के बाद जो नदी है उसको हम लोग बोलते हैं अजय नदी और एक और नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं चंदर नदी। तो इन सभी नदियों के बारे में हम लोग देखना शुरू करेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पे है और इनके क्या क्या फैक्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कौन सी नदी के बारे में। नदी का क्या नाम है, कर्मनाशा नदी। नदी का क्या नाम है, कर्मनाशा नदी। ठीक है, तो इसे अपवित्र नदी भी कहा जाता है। अपवित्र नदी कहा जाता है कि कर्म जो है वो खराब हो जाते हैं, बट इसका सिंचाई के रूप में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो दो चार फैक्ट्स देखेंगे। पहले तो उद्गम, कि उद्गम कहाँ है, तो उद्गम है विंध्य पहाड़ियों से, विंध्य पहाड़ियों से, विंध्याचल की पहाड़ियों से उद्गम जो है वो कहाँ पे है, विंध्य पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना अगर हम देखेंगे तो गंगा नदी में है, लेकिन चौसा यानी बक्सर के पास। मुहाना गंगा नदी में है, चौसा बक्सर, चौसा बक्सर के पास। ठीक है, चौसा कहाँ पे है, बक्सर के पास है। कुल इसका लेंथ देखेंगे तो इट इज़ 192 किलोमीटर। कुल इसका जो लेंथ है वो कितना किलोमीटर है, 192 किलोमीटर। और ये भी नदी जो है वो आप देखेंगे कि बिहार और यूपी के मध्य, बिहार और यूपी के मध्य क्या करती है, राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। बिहार और यूपी के मध्य किसका निर्धारण करती है, राजनीतिक सीमा का निर्धारित करती है। यानी कि बिहार और यूपी की जो सीमा है उस सीमा पर यह नदी बहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नदी है, इस नदी का क्या नाम है, देख रहे होगे आप लोग। नेक्स्ट जो नदी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, जिस नदी को हम लोग कौन सी नदी कहते हैं, सोन नदी कहते हैं। तो इसका जो उद्गम होता है अमरकंटक से, मैकाल पहाड़ियों से होता है, सभी को पता होगा, है ना। और देखेंगे कि कहाँ कहाँ बह रहा है, तो रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया और पटना में जाकर ये मनेर के पास गंगा नदी से क्या होता है, मिल जाता है। तो एक एक करके समझते हैं कि उद्गम कहाँ हुआ, तो मैकाल पहाड़ियाँ अमरकंटक के पास, अमरकंटक। और मुहाना कहाँ पे हो गया, तो मनेर पटना के पास गंगा नदी से आकर क्या होता है, मिलता है। दक्षिण की जितनी भी नदियां हैं उसमें देखेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण है यही है। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई ये लगभग, इसकी जो कुल लंबाई है ये लगभग 780 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में जो इसका लेंथ है वो आपको 202 किलोमीटर है। बिहार में जो इसका टोटल लेंथ है वो कितना किलोमीटर है, 202 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि कन्हर, उत्तरी कोयल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। उत्तरी कोयल ये इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है।
तो ये सारी नदियाँ जो है वो इसकी क्या है, सहायक नदी है और यहाँ पर जाकर मिल जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है, इस नदी को हम लोग कहते हैं पुनपुन नदी। अब देख रहे होंगे ये नदी है पुनपुन नदी, और ये जो पुनपुन नदी है, पुनपुन नदी, ये जो पुनपुन नदी है, इसके बारे में हम लोग देखें तो ये देख रहे होंगे आप लोग कि औरंगाबाद, अरवल और पटना में जाकर ये क्या हो रहा है, गंगा नदी से मिल जा रहा है। तो इसके अगर हम लोग उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है चोरहा पहाड़ी से, छोटा नागपुर के पठार का पार्ट है चोरहा पहाड़ी, जो छोटा नागपुर का पार्ट है, पलामू से इसका उद्गम होता है। और ये देखोगे पटना के पास फतुहा में जाकर ये जो है वो किससे मिल जाता है, गंगा नदी से मिल जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। उद्गम हुआ कहाँ से, उद्गम याद करो सब लोग, कहाँ से हो गया उद्गम, कहाँ से हो गया, छोटा नागपुर पठार चोरहा पहाड़ियों से, और जाकर ये कहाँ पे मिल गया, ये फतुहा के पास जो है वो गंगा नदी से मिल गया। इसकी अगर कुल लेंथ की बात करें तो इसका जो टोटल लेंथ है वो लगभग कितने किलोमीटर के आसपास है, 200 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भी एक बेसिक नदी था, आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। इसके बाद पुनपुन के बाद जो नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको हम लोग फल्गु नदी कहते हैं, तो इसका मैं आपको थोड़ा प्रवाह समझाना चाहूँगा। देखोगे प्रवाह, इस फल्गु नदी जो है इसका उद्गम अगेन जितनी भी नदियाँ, ज़्यादातर मुख्य नदियाँ जो हैं दक्षिण बिहार की, वो छोटा नागपुर पहाड़ियों से निकलती है। तो छोटा नागपुर से इसका उद्गम हुआ और इसकी जो दो मुख्य धाराएं हैं, नीलांजना या लीलांजना भी कहते हैं, लीलांजना नदी और मोहाने नदी, ठीक है, दोनों गया से बिहार में प्रवेश करती हैं और फिर दोनों बोध गया के पास या गया में ही दोनों आपस में मिल जाती है। और जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है उसके बाद ये नदी जो है वो आप देखेंगे कि फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। और फिर ये बराबर पहाड़ियों तक जाती है नदी पुनः दो भागों में बढ़ जाती है, एक को हम लोग नीलांजना और दूसरे को हम लोग फिर पुनः फल्गु कहते हैं, नीलांजना और फल्गु कहते हैं। और ये जो नदियां हैं ये नदियां आगे जाकर कुछ पुनपुन की सहायक नदियों में और कुछ टाल क्षेत्र में, ध्यान से समझिएगा, पुनपुन की सहायक नदियों में जाकर मिल जाती हैं और कुछ जो है वो कहाँ पे, टाल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है क्योंकि बेसिकली इसका प्रवाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा निश्चित नहीं है, वो कई पार्ट में डिवाइड होते रहता है, ये भी बाढ़ वगैरह का मैदान लाता है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। देख रहे होंगे नीलांजना मोहाने आपस में जुड़ा, फिर दो पार्ट में बट गया और फिर दो पार्ट में बटने के बाद ये कई सारी नदियों से जाकर और टाल क्षेत्र में, नदियों से ही मिल जाता है, ठीक है, पुनपुन में भी और टाल क्षेत्र में भी जाकर ये क्या होता है, खो जाता है। तो इस नदी को हम लोग कौन सी नदी कहते हैं, इस नदी को हम लोग कहते हैं फल्गु नदी। इसका अगर कुल लेंथ देखें, लंबाई, तो ये लंबाई जो है वो लगभग 235 किलोमीटर, इसकी जो कुल लंबाई है वो लंबाई कितने किलोमीटर याद करो सब लोग, 235 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है लोकायान इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। तो ये थी आपको नदी जिसका नाम है पुनपुन नदी, फल्गु नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है जिसको हम लोग सकरी पंचाने नदी कहते हैं, तो इसका भी जो सकरी नदी आप लोग देख रहे होंगे नवादा के पास से इंटर करता है और आगे जाकर ये मिल जाता है। यहाँ इसकी एक और सहायक नदी है जिसको हम लोग पंचाने नदी कहते हैं। नवादा के क्षेत्र का ये सबसे प्रमुख नदी है। उद्गम अगेन छोटा नागपुर पठार से होता है, हजारीबाग पठार से होता है उद्गम, ठीक है। और आप देखेंगे तो क्यूल के पास जो है, क्यूल के पश्चिम में ये गंगा नदी से मिल जाता है। तो मुहाना कहाँ हो गया इसका, गंगा नदी से, मुहाना कहाँ पे हो गया, गंगा नदी में हो गया। और इसका जो है वो जो बेसिक अगर आप देखेंगे तो जो क्यूल नदी है, सकरी नदी है, ये सकरी नदी या जिसको पंचाने नदी कहते हैं, इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई 65 किलोमीटर है। फैक्ट याद रखना आपको, इसकी जो कुल लंबाई है वो क्या है, 65 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। नदी का क्या नाम है, सकरी नदी, और सकरी नदी के साथ साथ आपको पंचाने नदी, दो इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी है क्यूल नदी और इसकी एक सहायक नदी है हरोहर नदी, क्यूल हरोहर, इसलिए कंबाइनली इसको क्या कहते हैं, क्यूल हरोहर नदी कहते हैं। नदी का क्या नाम है बोलो, क्यूल और हरोहर नदी। तो क्यूल हरोहर नदी जो देखेंगे तो इसका भी उद्गम छोटा नागपुर पठार से होगा,
छोटा नागपुर पठार से इसका भी उद्गम होगा, हजारीबाग पठार से। और फिर अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसका मुहाना जो है ये सूरजगढ़ा के पास है। सूरजगढ़ा, मुहाना कहाँ पे? सूरजगढ़ा, लखीसराय के अंदर आता है। यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाता है। और किससे मिलता है? ये भी सूरजगढ़ा नदी से ये जाकर के मिल जाता है। और कहाँ? सूरजगढ़ा के पास गंगा नदी से जाकर मिलता है। किस नदी से मिलता है? गंगा नदी से। और इसका कुल लेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 111 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। नदी का क्या नाम है? नदी का नाम है क्यूल नदी। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो एक नदी है जो कि अजय नदी है। और अजय नदी के बारे में देखेंगे कि ये नदी का जो बहाव है वो बिल्कुल अलग ही है। अब देखेंगे कि ये नदी इस दिशा में ऐसे बह रही है और पश्चिम बंगाल में जाकर जो है वो इसकी एक सहायक नदी जो है गंगा की जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है उसमें जाकर मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जिसका प्रवाह बिल्कुल विपरीत है, जो कि दक्षिण बिहार से बहती है, तो उसमें एकमात्र नदी है जिसका नाम है अजय नदी। तो अजय नदी का अगर आप लोग उद्गम देखें, अजय नदी का उद्गम तो जमुई से होता है। आप लोग को पता होगा कि इसका उद्गम जो है बटपार पहाड़ियों से होता है। बटपार पहाड़ियों से होता है, जमुई से, ठीक है। जमुई जिले के चकई के बटपाई पहाड़ियों से। मुहाना कहाँ पे है? तो आपने देखा कि ये जो है वो जाकर किससे मिल रहा है? हुगली से। किससे मिल रहा है? हुगली। ये वाला जो है वो हुगली एक पार्ट है किसका? आपको पता होगा कि ये गंगा नदी की वितरिका है। गंगा की वितरिका है, तो इससे जाकर मिलती है। ध्यान से समझना, ये जाकर मिलती है किससे? हुगली नदी से जाकर मिलती है। टोटल जो इसका लेंथ है, अजय नदी का जो टोटल लेंथ है ये 288 किलोमीटर है। टोटल जो लेंथ है वो कितना किलोमीटर है? 288 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। मैंने बोला कि जो प्रवाह है, ज़्यादातर प्रवाह जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण बिहार की नदी जो दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो कि विपरीत दिशा में बहती है, विपरीत दिशा में बहती है, तो एकमात्र नदी है जिस नदी का क्या नाम है? विपरीत दिशा में बहती है। इसका नाम क्या है? तो इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है अजय नदी। तो आई होप आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। रिवाइज एक बार करते हैं हम लोग, फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। याद करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं और उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदियां, दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदियां। उत्तर बिहार की नदियों को देखेंगे सबसे पहले, आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। तो उत्तर बिहार की नदियों को देखेंगे तो सबसे पहले कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहला था घाघरा, याद होगा शायद आप लोग को। सबसे पहली जो नदी थी उसका क्या नाम था? घाघरा। फिर क्या था? गंडक। फिर क्या था? बूढ़ी गंडक। याद रहेगा, याद करते चलो। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। उसके बाद क्या हो गया? बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। उसी तरीके से दक्षिण बिहार में देखेंगे तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। उसके बाद आपने देखा तो यहाँ पर क्या था? सकरी था, क्यूल था, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कौन सी नदी थी? अजय नदी थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौन सी नदियाँ कैसे बहती है, किसका मुहाना कहाँ पे है। नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन आप लोग रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें और परफेक्शन आईएएस की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बेहतर करें, खूब अच्छा करें और लाइफ में और एग्ज़ाम में, सबसे पहले तो एग्ज़ाम में करें। और जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है आप लोग सभी लोग टेस्ट देते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। मैंने जो आपको शेड्यूल बताया है सैटरडे संडे का प्रैक्टिस करने का, उस शेड्यूल को फॉलो करते रहें। डेफिनेटली आप सभी लोग सक्सेसफुल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। टिल देन मिलते हैं। थैंक यू।